वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। 36 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, यह है टेस्ट नंबर 37। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। आज 30 नवंबर है 2020 जब मैं टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती है आज। ठीक है, उनकी शिक्षाओं को नमन करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। राष्ट्र निवेश और अवसंरचना कोष में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार की है? प्रश्न याद आया? कल या परसों के टेस्ट में भी था, लेकिन दूसरी तरह से स्टेटमेंट थे। 49%। कितने प्रतिशत? 49%। तो राष्ट्र निवेश और अवसंरचना कोष एक सरकार समर्थित इकाई है जिसकी स्थापना देश के अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की है तथा शेष हिस्सेदारी विदेशी और घरेलू निवेशकों की है। कितनी? 51%। 100 हो गई क्या? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह की शुरुआत कहाँ पर की गई है? कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नहीं, उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी नहीं, गुजरात में तो है लेकिन गांधीनगर में नहीं, गुजरात के बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह का उद्घाटन भी किया गया है। गरिमा गृह की शुरुआत गुजरात के बड़ोदरा में की गई है और इसका संचालन लक्ष्य ट्रस्ट के सहयोग से किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित संगठन है। प्रश्न क्रमांक संख्या 3 पर आ जाइए। एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, यह चुनावी खर्चों पर नज़र रखने में मदद करेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, यह सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। यह प्रशासनिक व्यवस्था पर बोझ को कम करेगा। बताइए, ऊपर दिए गए कथनों में से किसे एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है? बिल्कुल, चुनावी खर्चों पर नज़र रखने में मदद करेगा। यह सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। यह प्रशासनिक व्यवस्था पर बोझ को कम करेगा। ये तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर, 1 2 3। तो एक राष्ट्र एक चुनाव, यह विचार जो है भारतीय चुनावी चक्र को एक तरीके से संचालित करने को संदर्भित करता है, ताकि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ एक ही समय पर कराया जाए, जिससे दोनों का चुनाव एक निश्चित समय के भीतर हो सके। अब लाभ कौन कौन से हैं इसके? देखिए, इससे मतदान में होने वाला जो खर्च है, जो राजनीतिक पार्टियों के खर्च हैं आदि पर नज़र रखने में मदद मिलेगी, और जनता के पैसों को भी बचाया जा सकता है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बढ़ते बोझ को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, बोझ क्या है, 2 2 3 3 4 4 दिन ड्यूटी में लगे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सरकारी नीतियों को समय पर लागू करने में मदद मिलेगी, और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी मोड के बजाय विकास संबंधी गतिविधियों में लगी हुई है। ठीक है, शासनकर्ताओं की ओर से शासन संबंधी समस्याओं का समाधान समय पर किया जाएगा। आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसी विशेष विधानसभा चुनाव में अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए सत्तारूढ़ राजनेता कठोर दीर्घकालिक निर्णय लेने से बचते हैं, जो अंततः देश को दीर्घकालिक लाभ जो है पहुंचा सकता है। ठीक है, देखिए, 5 वर्ष में एक बार चुनावी तैयारी के लिए सभी हितधारकों यानी राजनीतिक दलों, भारतीय निर्वाचन आयोग, अर्धसैनिक बलों, कॉमन नागरिकों को अधिक समय मिल सकेगा अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, अब अलग अलग चुनाव होते रहते हैं, अलग अलग खर्चा, अलग अलग ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों या अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत और वियतनाम दोनों शामिल हैं? भारत और वियतनाम दोनों शामिल हैं। मेकांग गंगा सहयोग, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, एशिया यूरोप मीटिंग, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। मेकांग गंगा सहयोग में भारत वियतनाम दोनों है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भारत वियतनाम दोनों है। एशिया यूरोप मीटिंग में भी भारत वियतनाम दोनों है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में भी भारत वियतनाम दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। देखिए, भारत वियतनाम संबंध विभिन्न मंचों पर सहयोग अगर बात करें तो वर्ष 2021 में 2 वर्ष की अवधि के लिए भारत और वियतनाम दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर
स्थायी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। और भारत और वियतनाम दोनों पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग गंगा सहयोग, एशिया यूरोप मीटिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों पर निकटता से सहयोग करते हैं। तो इन सभी में शामिल हैं भारत और वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मीठी क्रांति से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसे भारत सरकार द्वारा शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना और आदिवासियों का उत्थान सुनिश्चित करना भी है। क्या है? क्या बिल्कुल दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो मीठी क्रांति राज्यों में शहद उत्पादन में वृद्धि पर जोर देने हेतु शुरू की गई है। एक रणनीतिक पहल है जो कि किसानों की आय को दोगुना करने में एक प्रमुख योगदान हो सकती है। ठीक है। मधुमक्खी पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में मीठी क्रांति को शुरू किया गया था। मीठी क्रांति के माध्यम से सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और आदिवासियों के उत्थान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। तो करेक्ट है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। थोड़ा तीव्र गति से चलिए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, दो बताना कि कौन सा करेक्ट है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में नागरिकों के बीच ज्ञान का प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता इस नॉलेज पोर्टल का घटक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता इस नॉलेज पोर्टल का घटक है, गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट केवल पहला सही है। तो देखिए, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल नागरिकों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर उठाए जाने वाले सभी प्रमुख कदमों के बारे में नागरिकों के बीच ज्ञान के प्रसार में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता इस नॉलेज पोर्टल का एक घटक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। आरटीपीसीआर टेस्ट है एक, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। आरटीपीसीआर, इसका आविष्कार कैरी मोरिस द्वारा किया गया था और इसमें वायरस का पता लगाने के लिए डीएनए के एक खंड की प्रतियों का उपयोग किया जाता है। डीएनए की खंड की प्रतियों का उपयोग किया जाता है या आरएनए खंड की? और कैरी मोरिस है क्या इसके आविष्कारक? देखिए, इस तरह के अगर प्रश्न यूपीएससी देता है ना स्टेटमेंट वाले, वो कोई ऐसा पूछा जाता है कि इसके आविष्कारक ही है वो है, तो इसको नहीं करता है वो गलत। बाकी पीसीएस की परीक्षा में दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उल्टा फुल्टा कर सकता है। अधिकतर संभावना रहती है दूसरे स्टेटमेंट यहाँ डीएनए की जगह आरएनए रख देगा, लेकिन सही है यहाँ पर डीएनए ही होगा। तो देखिए, अमेरिकी जीव रसायन विज्ञानी कैरी मोरिस ने पीसीआर तकनीक का आविष्कार किया था। उन्हें वर्ष 1993 में रसायन के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। परीक्षण के तहत होता क्या है? डीएनए के एक खंड की प्रतियां मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज नामक एक एंजाइम का उपयोग करके बनाई जाती है। चेन रिएक्शन यह दर्शाती है कि डीएनए के खंडों की कैसे तेजी से प्रतियां तैयार होती हैं। ठीक है, प्रति तैयार होती है, जहां एक को 2 में, 2 को 4 में कॉपी किया जाता है। ठीक है। और इसी तरह से प्रक्रिया जो है आगे चलती रहती है। मतलब 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, ऐसे तो बढ़ते हैं। अब देखिए, कोविड-19 आरएनए से बना है। इसका पता लगाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नामक तकनीक का उपयोग करके आरएनए को डीएनए में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद डीएनए की प्रतियां बनाई जाती हैं और प्रवर्धित की जाती हैं। तो करेक्ट है दूसरे का, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इम्पोर्टेंट यही है कि पीसीआर टेस्ट जो है डीएनए के एक खंड की प्रतियों का उपयोग इसमें किया जाता है। वायरस का पता लगाने के लिए एक टेस्ट है। ठीक है। कैरी मोरिस ने इसका आविष्कार किया था। 1993 में मिला था इनको केमिस्ट्री का नोबेल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, कर्नाटक संगीत जो है ना वो केवल कर्नाटक और केरल तक सीमित है। ध्रुपद हो गया, होरी हो गई, चतुरंग हो गया, हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 शैलियों में से हैं। यानी 7 और होंगे, 3 ये हो गए। हाँ, तो बिल्कुल है, हिंदुस्तानी संगीत में 10 गायन की शैलियों में से हैं। ध्रुपद भी है, होरी भी है, चतुरंग भी है। कर्नाटक संगीत ऐसा नहीं है कि केवल वर्ड बड़ा दुखदाई है। देखिए, कर्नाटक संगीत केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। ऐसा नहीं है कि केवल कर्नाटक और केरल तक सीमित है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो करिए 2 को एलिमिनेट, जहाँ जहाँ 2 वो नहीं होगा, जहाँ जहाँ 1 है वो नहीं होगा, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, हम शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियों को पहचानते हैं, हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक। कर्नाटक संगीत जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है।
ठीक है, इसलिए गलत है पहला, क्योंकि वो केरल कर्नाटक तक सीमित था, कर रहा था पहला स्टेटमेंट, जबकि कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी, आंध्र प्रदेश में भी है। देखिए, शेष देश के शास्त्रीय संगीत का नाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। निसंदेह कर्नाटक और आंध्र कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदुस्तानी शास्त्रीय पद्धति का भी अभ्यास किया जाता है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि 13वीं सदी से पहले भारत का संगीत कुल मिलाकर एक समान है और बाद में जो पद्धतियों में विभाजित हो गया था। ठीक है, अब देखिए, ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रस सागर, तराना, सरगम और ठुमरी जैसी हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गजल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। गजल एक काव्यात्मक रूप है क्या जिसका उद्भव 10वीं शताब्दी में ईरान में हुआ था। गजल का एकमात्र विषय प्रेम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप के गजलों पर इस्लामी रहस्यवाद का प्रभाव है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ ईरान की जगह कुछ और घुमाया जा सकता है, प्रेम की जगह विषय कोई और भी हो सकता है। क्या इस्लामी रहस्यवाद का प्रभाव है इस पर या कुछ और है? बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट। गज़ल एक काव्यात्मक रूप है जिसका उद्भव 10वीं सदी में ईरान में हुआ था और गज़ल का एकमात्र विषय प्रेम ही होता है। भारतीय उपमहाद्वीप के गज़लों पर इस्लामी रहस्यवाद का प्रभाव है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, गज़ल एक काव्यात्मक रूप है, इसे क्षति या वियोग की पीड़ा और उस पीड़ा के होते हुए भी प्रेम की सुंदरता की काव्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। इसका उद्भव 10वीं सदी में ईरान में हुआ माना जाता है। 12वीं सदी में सूफी रहस्यवादी और नए इस्लामी सल्तनत के दरबारों के प्रभाव के चलते दक्षिण एशिया में इसका प्रसार हुआ, परंतु मुगल काल में यह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। गज़ल का एकमात्र विषय प्रेम होता है, और कौन सा प्रेम? विशेष रूप से बिना किसी शर्त के सर्वोच्च प्रेम, सच्चा प्रेम। भारतीय उपमहाद्वीप के गज़लों पर इस्लामी रहस्यवाद का प्रभाव है। ठीक है, इसलिए करेक्ट हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट। अंतिम प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। किराना घराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस घराने का नामकरण राजस्थान के किराना गांव के नाम पर हुआ था। राजस्थान या मध्य प्रदेश? देखिए, सेकंड वाला स्टेटमेंट है। 20वीं सदी की शुरुआत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को जाता है। किराना घराना धीमी गति वाले रागों पर इनकी प्रवीणता के लिए प्रसिद्ध है। धीमी गति वाले रागों पर इनकी प्रवीणता के लिए प्रसिद्ध है किराना घराना राजस्थान का। करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट भी। करेक्ट कर दें क्या दूसरा वाला स्टेटमेंट भी? बिल्कुल, सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, किराना घराना, इस घराने का नामकरण की बात करें तो राजस्थान के किराना गांव के नाम पर हुआ है। इसकी स्थापना नायक गोपाल ने की थी, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद को। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को। किराना घराना जो है धीमी गति वाले रागों पर इनकी प्रवीणता के लिए प्रसिद्ध है। ये रचना की मधुरता और गीत में पाठ के उच्चारण की स्पष्टता पर अधिक बल देते हैं। ये पारंपरिक रागों या सरगम के उपयोग को महत्व देते हैं। इस शैली के कुछ प्रसिद्ध गायकों में पंडित भीमसेन जोशी का नाम आपने सुना होगा, गंगूबाई हंगल जैसे महान कलाकार शामिल हैं। ठीक है, तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर कौन सा था ये 37 इस तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।